नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप दोस्तों सभी जानते हो कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के फुल कोर्स को आपको कंप्लीटली अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपको नहीं समझाया हो, नहीं पढ़ाया हो। तो अब बारी किसकी आती है दोस्तों? अब बारी आती है पीवाईक्यूज की एंड एमसीक्यूज की। ठीक है, बिल्कुल, आप अच्छे से इस चीज़ को जान पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बता रही हूँ और क्या कहने का मैं आपसे प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का जब फुल कोर्स, पूरा कोर्स कंप्लीटली डिटेल्ड में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करके देखेंगे कि आखिरकार हम कितना ठीक कर पा रहे हैं और जो गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ठीक है, गलत क्यों हो रहा है उसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास उसी पर आधारित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अगर मुझे फॉलो नहीं किया ना अनअकैडमी पर, तो पूजा कुमारी मीना के नाम से जाकर फॉलो कर लीजिए। और जो दोस्त मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे अपना दोस्त मानते हैं, अपनी टीचर मानते हैं, वो मुझे सभी पुलकी मैम कहकर पुकारते हैं। ठीक है, अगर आपका टारगेट नेक्स्ट एग्जाम है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम मतलब अभी जो एग्जाम होगी वो, और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में भारी मात्रा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है। अगर आप उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, अभी तक भी अगर आपका नेट नहीं हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि राजस्थान की एक खासियत है कि यहाँ पर सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट मानी जाती है इंटरव्यू के टाइम पर, या फिर किसी एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता तो वेरिफिकेशन के टाइम पर। जिस डेट से आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे उस डेट में आपके पास नेट होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा विचार करें, सोचे समझे कि अभी तो सिर्फ फॉर्म निकला है, करीब 6 महीने में जाके एग्जाम होगा, और भी ज्यादा खिंच सकता है। उसके बाद पता नहीं कब आंसर की आएगी, पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, और उसके बाद पता नहीं कब इंटरव्यू स्टार्ट होंगी। इस पूरे प्रोसेस में साल भर का टाइम लग जाता है। ठीक है, इसीलिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अगर आप एमए फाइनल में भी हो, ठीक है, या फिर प्रीवियस में भी हो, तो आप नेट का एग्जाम दें साथ में, और नेट के साथ साथ में इसका फॉर्म जरूर भरे। अभी फॉर्म निकल चुके, आज से स्टार्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, आज से नहीं, माफ करना, आज से 2-3 दिन पहले से स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ ना 2-3 दिन पहले, तो इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। तो दोस्तों अगर आप कंप्लीटली असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो मैं आपको नेट जेआरएफ के लिए पूरा पेपर फर्स्ट पढ़ाती हूँ, एंड पेपर सेकंड की जब नेट जेआरएफ की बारी आती है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हो, तो उसका फर्स्ट एंड सेकंड जो पेपर होता है, वो दोनों ही आपके इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं। जो सिलेबस यहाँ पर इसका रहता है नेट जेआरएफ के सेकंड पेपर का, वही सिलेबस फर्स्ट एंड सेकंड पेपर का रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसीलिए आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपने सब्जेक्ट को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये मेरा कोड है पुलकी10, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी साहित्य एंड मनोविज्ञान पेपर सेकंड में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो भी फीस होगी ना, आपको 10% का उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी इच्छा है कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने सपनों को 10 साल तक पूरा करना चाहते हो, या एक ही साल में, 6 महीने में, या फिर कुछ टाइम में ही पूरा कर लेना चाहते हो। वो आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो। पूरी चीजें आपके ऊपर निर्धारित है, बस मेरा काम बताने का, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को कहना। ठीक है दोस्तों, और ये मेरी क्लासेस का टाइमिंग है, सारी फ्री एंड पेड क्लासेस आपके सामने उपलब्ध है। देखिए, पहली क्लास मेरी होती है 6 से 7 बजे। ठीक है, ये मॉर्निंग में होती है, पेपर फर्स्ट के लिए प्लस क्लासेज है। ये उन्हीं बच्चों की है जिन्होंने फीस भर रखी है। ठीक है, ये अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास है। सुबह 8 से 9 है पेपर फर्स्ट की, जिसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड आपको अभी कवर करवा चुकी हूँ, और ये एमसीक्यूज इसी में हम करने वाले हैं। इसके बाद सेकंड पेपर की है 7 से 8:30। ठीक है, उसी तरीके से यूट्यूब की मेरी क्लासेज है जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। और संडे को हमारी होती है सरप्राइज क्लासेज, बिल्कुल स्पेशल क्लासेज। इसमें कभी मैराथन क्लासेज आ जाती है, कभी मोटिवेशनल सेशन आपका आ जाता है, कभी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आ जाती है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रख लीजिए अपने पास। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन करना। बिल्कुल, ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और मैं आपको बताऊं कि 4-5 दिन पहले टेलीग्राम पे एक बच्चे ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा, और उसने बोला कि मैडम इसमें आंसर करे प्लीज। ठीक है, तो मैं मुझे क्या था कि उसमें जैसे ही मैंने स्मृति स्तर देखा, तो मुझे पता चल गया कि बातें रटने की आ रही है, बातें याद करने की आ रही है, बातें चीजों को समझने की नहीं आ रही, चीजों को सिर्फ याद करने की, कंठस्थ करने की और रटने की बात यहाँ पर हो रही है। तो मैंने उस बच्चे से कुछ नहीं कहा, आंसर क्लिक कर दिया। तो उसने बोला मैडम इस पर तो कुछ बच्चों ने ही वोट कर रखा है, ये क्यों? तब मैंने उसको बताया कि बेटा, दोस्त मैं कभी बेटा बोल देती हूँ, प्यार प्यार से माफ करना, हाँ, बल्कि आपसे भी कम उम्र में तो मैं होंगी। ठीक है, तो देखिए स्मृति स्तर का मतलब ये होता है दोस्तों
कि चीजों को कंठस्थ करना, चीजों को याद कर लेना, चीजों को एक तरीके से रट लेना, ठीक है, स्मृति स्तर इस पर आधारित होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये अधिगम का शिक्षण का ये जो स्तर है ना, ये उच्च कोटि का नहीं होता, ये इतना ज्यादा अच्छे कोटि का नहीं होता है, ठीक है, ये हम इसके बारे में कहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना उत्तर का चयन कर सकते हो कि कौन सा आपका उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात यहाँ पर याद करने की आई है, और अनुस्मरण का मतलब भी कंठस्थ करने से होता है, याद करने से होता है, चीजों को रटने से होता है। तो आप इसका मिलान करिए सीधा तीसरे नंबर से। अब आप ये देखिए कि ए विकल्प के सामने तीसरा विकल्प कहाँ है, ठीक है, सबसे आगे आगे वाले देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, इसको ठीक कर लूंगी मैं। तो आप देखिए ये एक के नीचे तीन कहाँ पर है, ना तो यहाँ पर तीन है, ना ही यहाँ पर तीन है, ना ही इधर तीन है, ठीक है, सिर्फ लास्ट विकल्प में तीन है। तो ये आपका उत्तर तो हो गया, क्योंकि हम इसमें 100% श्योर थे, और ये अभी अभी पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अभी अभी आपसे पूछा गया, जो अभी एग्जाम हुआ है ना उसमें, तो इसीलिए इसमें मैं 100% श्योर हूँ, तो मैंने ये मिला लिया और आपको उत्तर बता दिया। लेकिन मैं बाकी के भी आपको बता देती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि इसकी क्या कहानी है। अवबोध का मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों की जो उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, जो एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए उनको पहचानना और उनके बारे में नई नई संकल्पना, संकल्पना का मतलब नई नई विचारधारा अपनी उसमें लगाना, ठीक है। तो दी गई संकल्पना उदाहरणों की पहचान करना, जो आपके सामने उदाहरण दिए गए, जो एग्जाम्पल दिए गए उनको पहचानना, इसका मिलान आप कर देंगे ए से। मैं समझा रही हूँ बाकी के विकल्प, क्योंकि अब क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा नहीं है कि इसी पर आधारित सीधा बन जाएगा, किसी विकल्प से क्वेश्चन उठा लिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों विश्लेषण स्तर की बात आए तो आप समझ सकते हो कि विश्लेषण का विपरीत होता है संश्लेषण, और इस विश्लेषण का मतलब ये होता है कि चीजों को अलग अलग भागों में बांट देना समझने के लिए, ठीक है, चीजों को समझने के लिए अलग अलग भागों में विभाजित कर देना। तो इसका मिलान आप करेंगे लास्ट वाले से। क्यों? पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग भागों में बांट देना, ठीक है, पृथक का मतलब ही होता है अलग अलग करना चीजों को, तो इसीलिए आपने इसका मिलान कर दिया यहाँ पर। और क्यों अलग करना? चीजों को समझने के लिए, सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। लास्ट में आता है दोस्तों आपका सृजन स्तर, और मैं बताऊं सृजन स्तर में नए नए विचारों का, नए नए आपकी विचारधाराओं का और नई नई चीजें उत्पन्न होती है, नवीन विचार यहाँ से उत्पन्न होते हैं, इसलिए आप इसका मिलान कर सकते हो लास्ट वाले से। आप ये मत सोचना कि मैडम सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है इतने टाइम में, आप ये सोचना कि इस टाइम में मैंने आपको 4 विचारधाराएं, या फिर मैं बताऊं कि 4 जो अधिगम के स्तर थे इनको कंठस्थ करा दिया है, इनको अच्छे से समझा दिया है। आप इसको अपने व्यवहार में ढालिए, समझिए और अच्छे से विचार करिए कि आप कितना समझ पाए हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। इस नैदानिक मूल्यांकन के बारे में आप अपना उत्तर करो, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आपके सामने रिकॉर्डेड आएगी, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको पुरानी कहानी याद आ रही है कि नहीं। मुझे पता है कि आपको याद आ रही होगी, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो कैसा महसूस कर पाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक शब्द होता है निदान, ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक शब्द होता है नैदानिक, क्या होता है दोस्तों? एक शब्द होता है आपका नैदानिक, और एक शब्द होता है दोस्तों आपका निदानात्मक। क्या होता है? निदानात्मक। आप बोल भी रहे होंगे मेरे पास, मुझे पता है, मेरे साथ में जब इस वीडियो को देखेंगे तो। दोस्तों अलग अलग पंक्ति में अलग अलग शब्द का इनका प्रयोग हो जाता है, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। अब आप ध्यान से समझे, आपका एक छोटा सा बच्चा है, मान लो आप शादीशुदा हो, आपका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है और आज ये दूध नहीं पी रहा है, ठीक है, आज ये दूध नहीं पी रहा, चलो इसकी रोतड़ी सी शक्ल बना देती हूँ, रोता हुआ, ये दूध नहीं पी रहा है, ये बहुत ज्यादा परेशान है। अब बच्चे को परेशान देखकर माँ भी तो हताश होगी ना, माँ भी परेशान होगी, पकड़ कर इसका हाथ और इसे ले आई डॉक्टर के पास, ठीक है, और डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर साहब देखो ना मेरे बच्चा ना तो कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। तो डॉक्टर साहब ने इसका हाथ पकड़ा तो देखा बड़ा गर्म है यार हाथ तो। फिर और इसके छोटे मोटे चेकअप किए और फिर बताया कि मैडम आपके बच्चे को बुखार हो गया है, इसलिए इसका कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा और इसको बुखार हो चुका है। तो ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, डॉक्टर ने ये जो बताया ना, चेकअप करके, हाथ पकड़कर, इसकी जांच करके ये बताया कि बुखार हो गया। सिर्फ इस बुखार होने का पता लगाना, मतलब आप कह सकते हो कि बच्चे को समस्या क्या थी, उस समस्या का पता लगाया ना दोस्तों, उसको कहेंगे हम निदान। क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? उसको निदान कहेंगे, उसी को नैदानिक कहेंगे, उसी को निदानात्मक कहेंगे, ठीक है। तो देखिए आप ये सोचते होंगे कि मैडम निदान का मतलब तो होता है समस्या को दूर करना, तो नहीं नहीं, यही चीज आपको समझनी है। मैं मनोविज्ञान की टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ,
ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। छोटा छोटा सा अंतर होता है, माइनर सा अंतर इसमें होता है। निदान का मतलब होता है सिर्फ समस्या का पता लगाना। ठीक है, तो डॉक्टर ने बताया कि बुखार है। अब डॉक्टर ने क्या किया कि एक पर्ची बनाकर दे दी कि ये टैबलेट है, सुबह शाम देनी है भूखे पेट ये खाने के बाद, और ये एक बोतल दे दी है कि इसको पिलाओ, ताकत आएगी आपके बच्चे में। ठीक है, बड़ा हस्त पुष्ट बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मतलब कि खुश रहने लगेगा, खाने पीने लगेगा, इसकी भूख खुल जाएगी इस तरीके से। तो ये माँ क्या कर रही है कि सुबह शाम बिल्कुल इसको अच्छे से दवाई दे रही है, माँ खुश है। अब देखो बच्चा दवाइयों को खाकर एकदम बढ़िया हो गया है, और देखो किस तरीके से खिलखिला रहा है, खिलखिला रहा है कि नहीं, बताना कमेंट करके जब इसको देखो तो ये बच्चा बहुत प्यारा सा, देखिए कितना प्यारा है। अब दोस्तों इसकी बीमारी है ना पूरी जड़ से कट चुकी है, या फिर मैं कहूँ कि इसकी जो समस्या थी ना वो समस्या दूर हो चुकी है। क्या हो चुका है दोस्तों, वो समस्या दूर हो चुकी है, या फिर मैं कह दूं कि समस्या का समाधान हो चुका है, या फिर मैं कह दूं मेरे प्यारे दोस्तों की जो समस्या थी ना उसका निवारण हो चुका है। अब इन तीनों चीजों को अगर एक शब्द में आप बताना चाहेंगे तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे कि मैडम सीधी सीधी बात ये है कि जो समस्या थी ना उसका उपचार हो चुका है। तो आपने बिल्कुल सही बताया मेरे प्यारे दोस्तों। जब आप समस्या का सिर्फ पता लगाते हो ना, ध्यान से सुनना, जब आप सिर्फ समस्या का पता लगाते हो तो वो निदान होता है, और जब आप उस समस्या को दूर कर देते हो, ठीक है, जब आप उस समस्या को दूर करते हो तो उसको उपचार कहते हैं। मेरा मकसद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाना कतई नहीं है। मेरा जो मकसद है वो ये है कि भले ही 2 ही क्वेश्चन करो लेकिन उनको ऐसे समझ लो कि जिंदगी में कभी गलत ना हो। ठीक है, तो देखिए नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है किस चीज को, देखिए पढ़ लीजिए विकल्प, अपने आप उत्तर बता देंगे आप खुद ही, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उत्तर बता देंगे। देखिए अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन करना, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन करना तो नहीं था। हम तो गोलू को पकड़ कर ले गए डॉक्टर के पास और उसने बताया कि ये समस्या है। ठीक है, तो अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों, देखिए क्या समस्या है इसका पता लगाना, यहाँ तक निदान हो चुका है। कई बार जो एग्जामिनर होता है, जो गाइड वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि निदान के साथ में ही उपचार को जबरदस्ती ऐड कर देते हैं, और के बाद में ये जो समाधान ऐड किया है ये जबरदस्ती ऐड किया है, क्योंकि समाधान का मतलब तो दोस्तों होता है उपचार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन चारों विकल्प में आपका जो करेक्ट उत्तर है वो बी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ही समस्या के पता लगाने की या उसके कारण कौन से थे उन कारणों को जानने की बात हुई है, और आगे उसका समाधान करने के बारे में भी बातें हुई है। अनुदेशना उपरांत उपलब्धि की भाषा के बारे में नहीं है, अनुदेशन के पश्चात अधिगम की प्रगति और विफलता की भी बात नहीं है। यहाँ तो कारणों को जानना है, और उन कारणों को जानकर, किसके कारण, समस्या के, और उन कारणों को जान करके उसका समाधान करने की बात की जाएगी। ओके, तो दोस्तों ये हो गया आपका नैदानिक, आप बहुत ज्यादा अच्छे से इसको समझ गए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आगे चले, देखिए थर्ड क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और इसमें आपसे क्या पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब आप हल्का सा इसके बारे में विचार करें, उसके बाद मैं आपको ये समझाती हूँ। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ समझाने वाली बात नहीं है, आपसे सीधा सीधा ये बोला है कि अनुदेशनात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। हालांकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब आपका जो करेक्ट आंसर था वो रेडियो वार्ता माना गया, लेकिन आज के संदर्भ में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसमें डी विकल्प राइट करना। ठीक है, इसका उत्तर डी बिल्कुल सही होगा, एड्यूसेट। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको अनुदेशनात्मक मतलब कि आपको अनुदेशन भी देता है, एक तरीके से आपका मार्ग प्रशस्त करता है, आपको चीजों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए, किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है। ये गलती हो गई है यहाँ पर टाइपिंग में, अभिवृद्धि है। ओके, अभिवृद्धि मतलब कि आगे बढ़ रही है, वो आगे और ज्यादा वृद्धि उसमें हो रही है। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री से, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि अभी अभी 1-2 दिन पुरानी ही बातें हुई है कि हम शिक्षण सहायक सामग्री पूरी पढ़कर आए हैं, तो बताएं जरा कौन सी है। ठीक है, बताएं क्या इसमें उत्तर हमारा सही हो सकता है, किसके बारे में। देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बात हो रही है पढ़ने के बारे में, जैसे कि मैं पढ़ूं, कि मैं आपसे कहूं कि ये लिख रहा है श्रवण भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, तो ये मैंने क्या किया, पढ़ा है, और आपने क्या किया था दोस्तों, सुना है। ठीक है, और मैंने पढ़ते पढ़ते क्या किया था, इसका उच्चारण किया। अब आप तीनों चीजों से एक विचार आपके मन में उपजा होगा कि मैडम चाहे पढ़ने की बात करो, चाहे सुनने की बात करो, चाहे उच्चारण की बात करो, आ तो भाषा से संबंधित कौशल ही रहा है यहाँ पर।
बात तो भाषा के संदर्भ में ही हो रही है, तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प होगा वो भी भाषा से रिलेटेड ही होगा। तो देख लेते हैं कि कौन सा होगा। देखिए, श्रव्य भाषिक शिक्षण सामग्री, बिल्कुल दोस्तों, इसमें ग्रामोफोन भी आ सकता था, इसमें लिंगुआफोन भी आ सकता था, इसमें रिकॉर्डिंग भी आ सकती थी, ठीक है, इसमें लाइव सेशन भी आ सकता था, इसमें ये वीडियो भी आ सकती थी, क्योंकि इसमें भी आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उच्चारण कर रहे हो। तो दोस्तों, इसमें आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा श्रव्य भाषिक शिक्षण सामग्री, जिसके द्वारा आप सुनते हो भाषा को। देखो, मैंने पढ़ा, आपने सुन भी लिया, उच्चारण भी उसका देखा कि मैंने सही किया है कि गलत। कई बार हम गलत भी करते, ठीक है, उसको भी फिर सुधारने का प्रयास करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। क्या पूछा गया है इसमें आपसे? नीचे दी गई सूची में उन अनुदेशनात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। आपसे ये कहा गया है कि नीचे ये जो विकल्प दिए गए हैं ना, इनमें से ऐसे अनुदेशनात्मक पक्षों की आपको पहचान करनी है जो कक्षा योजना की संरचना का एक अंश है, एक भाग है, ठीक है। अब देखिए, सूची के नीचे दिए गए विकल्पों में से हम अपना उत्तर चुन लेंगे, ओके। और ये आपके अनुदेशनात्मक क्रियाकलाप है जो नीचे दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं जल्दी से इनको, इन सभी को जानने का प्रयास करते। विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मैं आपकी क्लास में आऊं और आते ही मैं आपको कुछ निर्देश दे दूं। निर्देश का मतलब ये कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब तक मैं आपको पढ़ाऊं ना, तब तक आप शांत रहा करो, मेरी बात को सुना करो। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे बाद में बोलो, बाद में कमेंट करो, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। ये बात मैंने बोली तो ये उपयोगी है कि नहीं, आप ये बताना जब हम इस वीडियो को देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, विद्यार्थियों के ध्यान को एक तरीके से केंद्रित करवाना, ठीक है। यहाँ पर ये विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ये विकल्प होगा। तो जिसमें फर्स्ट है वही आपका उत्तर होगा। तो देखिए, ना तो सी में फर्स्ट ना डी में फर्स्ट, तो दोनों को काट दो, ये हमारा उत्तर नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब आगे देखिए, विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, यहाँ पर अनुदेशन की बात आ रही है। अगर बच्चों को सिखाने की बात आती, अगर बच्चों को शिक्षण देने की बात आती, तो सबसे पहले हम इस विकल्प को रखते। किसको? इसको। पहले जो जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर रखा है, पहले के जो उनके अनुभव है, पहले जो उन्होंने सीख रखा है, इसको सबसे पहले हम ध्यान में रखते अगर हम उनको शिक्षण कार्य करवाते। लेकिन अनुदेशनात्मक पक्षों की पहचान करनी है या तो सिर्फ, इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों ये विकल्प यहाँ पर उतना सटीक नहीं होगा। और दो विकल्प जहां पर भी है आप उसको कट कर दीजिए, ठीक है, आप उसको कट कर दीजिए। अब आपके सामने सिर्फ एक ही विकल्प बचा, तो आपको अपना उत्तर तो मालूम हो गया, लेकिन बाकी के विकल्प हम पढ़ लेते हैं एक बार, ओके। आगे देखिए, अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जब तक मैं ये आपको अवगत नहीं करवाऊंगी कि दोस्तों ये मेरी क्लास नेट के लिए, जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आ रखी है राजस्थान में, और मैं आपसे कहूं कि यूपी में, एमपी में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर दिल्ली में या जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, उन सभी के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके उद्देश्यों की प्राप्ति में ये आपकी मदद करेगा। लेकिन अभी आपका फोकस होना चाहिए नेट जेआरएफ की, मुझे सबसे पहले ये करना है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कम से कम नेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये आपके उद्देश्य, जब मैं आपको उद्देश्यों के बारे में बताऊंगी तभी तो आप भली भांति कार्य कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर आगे देखिए, अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना। पहले से क्या उससे अपेक्षाएं कर रखी है, पहले से क्या उसके बारे में सोच रखा है, ये इसके बारे में भी बताना। बिल्कुल। ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने लाइब्रेरी में कितनी किताबें रख रखी है, कितनी पठन सामग्री है, और उसकी जांच करना, ये अनुदेशनात्मक में नहीं आता। वांछित उत्तर प्राप्त करना। वांछित उत्तर का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, दोस्तों मुझे हिंदी साहित्य पढ़ाना है, बताओ कैसे कैसे पढ़ाऊं। कोई कहेगा मैं एमसीक्यूज करवा दो, कोई कहेगा आधुनिक काल करवा दो, कोई कहेगा काव्य शास्त्र करवा दो, कोई कहेगा ये करवा दो। वांछित उत्तर मतलब अलग अलग उत्तर जो बच्चों के मिलते हैं उनकी प्राप्ति करना, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें आपका बी विकल्प सही, सबसे सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनसे डरना नहीं है। ये क्वेश्चन आपकी बहुत ज्यादा मदद करना चाहेंगे, बहुत ज्यादा मदद करेंगे भी, ओके। तो पढ़िए जरा इसको। शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए। देखिए, बात किसकी हो रही है? चर्चा, परिचर्चा की। जब आप वाद विवाद कर रहे हो, जब आप बातचीत कर रहे हो, जब आप चर्चा कर रहे हो, ठीक है,
तो आपने क्या किया, चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करनी है, तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या विषय सरल होना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप वाद विवाद करते हो, जब भी आप किसी बात के ऊपर तर्क वितर्क करते हो, या फिर मैं कहूँ चर्चा परिचर्चा करते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो सरल विषय हो। सरल विषयों को तो आप यूं चुटकियों में निकाल देते हो। यहाँ पर आपके सामने जो विषय होता है वो जटिल होता है, बहुत ज्यादा जटिलतम होता है, इसीलिए ये तो बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है यहाँ पर आपका विकल्प। तो फर्स्ट जिसमें है उसको काट दीजिए, बिल्कुल भी आपका उत्तर हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे चले। देखिए, विषय पहले से घोषित हो, आप बताए। हाँ, तो ये सही हो सकता है, जैसे कि मान लो कि आपको प्रधानमंत्री के ऊपर या फिर आपको कोविड-19 के ऊपर या जिसके भी ऊपर चर्चा करनी है, उसके बारे में पहले से ही जानकारी दी जाती है कि भाई देखो सब्जेक्ट ये रहेगा, इसके ऊपर बातचीत होगी, तो ये बिल्कुल सही है। अब आप देखिए इन दोनों विकल्प में से कहाँ पर सेकंड है, सिर्फ यहाँ पर सेकंड है, तो उत्तर तो आपको मिल गया। देखो, अगर आप इस मेथड से करेंगे, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने इस तरीके से स्मार्ट स्टडी की ना, तो आपको पेपर में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते अगर आप ऐसा चाहेंगे तो इसके लिए बस आपको स्मार्ट तरीके से करना है, डरना नहीं है। ये डर झिझक, ये शर्मीलापन और ये सारी झिझक विझक सबको दूर हटा दो, फेंक दो। पहले पेपर पास करना है, बाद में सब कुछ है, ठीक है। बाद में कुछ भी करते रहना, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। आगे देखिए, विषय सामान्य रुचि का हो, तो हाँ बिल्कुल, सामान्य रुचि का मतलब ये नहीं है कि सरल हो। सामान्य रुचि का मतलब ये है कि वो आपको आपके सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी दे, आपकी रुचियों को विकसित करे, आपके अंदर रुचियां जो है उनको और बढ़ाए। ठीक है, एक से अधिक शिक्षण की उपलब्धता हो। देखिए दोस्तों, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता था, लेकिन सिर्फ चर्चा की बात हो रही है, तो किसी एक मुद्दे पर जुटकर अगर मिलजुल कर चर्चा करेंगे तो वो ज्यादा सटीक होता। तो यहाँ पर ये विकल्प भी नहीं होगा। सहभागियों की भाषा की सहजता। देखिए, भाषा की सहजता का मतलब ये है कि वहां पर जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, सहभागियों का मतलब भाग लेने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, भाग लेने वाले लोग, ठीक है, तो उनकी भाषा ऐसी हो जो सबको बड़े आराम से समझ में आ रही हो, उसको वो सुन पा रहे हो, ठीक है, उसके उच्चारण को भी वो अच्छे से सुनकर महसूस कर पा रहे हो। तो भाषा उनकी सरल होनी चाहिए, सजग होनी चाहिए, सहजता उसमें होनी चाहिए, एक मिठास और मधुर भाषा उनकी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए विकल्प हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया। यार, ये ना डायरेक्ट मैं आपसे कहूँ कि ये मनोविज्ञान का क्वेश्चन है, और जो मनोविज्ञान के विद्यार्थी वो तुरंत इसमें डी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं। और मैं आपको सेकंड पेपर यहाँ पर मनोविज्ञान और अभी हिंदी साहित्य का कोर्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तब तक आप यूट्यूब पर 9 से 10 बजे क्लास होती है हिंदी साहित्य की, उसको देखिए। मैं और सर दोनों एक साथ में लॉन्च कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो कि ये गार्डनर जी है बहुल बुद्धि सिद्धांत के जनक, ठीक है। बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास इन्हीं ने किया है, होवर्ड गार्डनर जी ने। आगे देखिए, 8वें क्वेश्चन को पढ़िए जरा। प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य। अब देखिए, है यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको चुनाव उनका करना है जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ओके, तो देखिए, सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी। आप जरा ये विचार करें कि जब भी आप क्या काम कर रहे हो, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की बात कर रहे हो, मैं आपको पढ़ाऊं और मेरी आवाज आप तक नहीं जाए, या फिर मैं आपको दिखूं नहीं, या फिर आपको ये पीपीटी दिखाई नहीं दे, तो आपको क्या पढ़ने में मजा आएगा? क्या आपकी रुचि जागृत होगी? क्या आपको अच्छा लगेगा? जवाब दे, जवाब दें आप कमेंट में। तो आप कहेंगे मैडम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तो आप इसको करेक्ट करेंगे कि मैडम सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप में आप दिखाई देनी चाहिए, आप जो बोल रही हो वो सुनाई देनी चाहिए, और आप मौखिक रूप से जो भी हमें हमारे तक पहुंचाना चाह रही हो, हमसे कहना चाह रही हो, वो हमें प्रदान हो पाए, वो हम तक पहुंच पाए, उसको बोलते हैं प्रदायगी, मतलब कि मेरी पहुंच आप तक बन पाए। ओके, तो ए विकल्प यहाँ पे मतलब फर्स्ट विकल्प बिल्कुल सही होगा। अब जिसमें फर्स्ट है वही हमारा उत्तर होगा, जिसमें नहीं है उनको काट दीजिए। अब देखिए, आपका सी और डी दोनों कट चुका है यहाँ पे। ओके, आगे देखिए, विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या आप विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? वो प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार में तो आएगा, लेकिन क्या इसके बिल्कुल मुख्य व्यवहार में आएगा कि नहीं आएगा? अभी लाइव सेशन होता तो आप हाल फिलहाल मुझे बता देते कि मैडम ये मुख्य व्यवहार में नहीं आएगा, हालांकि ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अधिगमकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्ण शिक्षा प्रदायगी संबंध, ठीक है, ये भी मुख्य व्यवहार में नहीं आएगा। आपको अपने बच्चों की मदद करनी है, उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ मित्रता व्यवहार करना है, लेकिन
उनके साथ उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायी जो संबंध आपको स्थापित करने हैं। ठीक है, संबंध स्थापित करने की कोई नहीं है, आपके सामने सारे के सारे बच्चे एक ही जैसे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन मुख्य व्यवहार में नहीं आता है। आगे देखिए, प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके। बिल्कुल दोस्तों, मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको 2 तरीकों से पसंद नहीं आता, तीसरा तरीका मुझे आजमाना पड़ेगा, तीसरे भी से भी नहीं आ रहा तो मुझे चौथा तरीका आपके सामने आजमाना पड़ेगा। ये है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये पहले ही हमारा कट चुका था, अब हमारा आंसर ये मिल चुका है आपको। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना। दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि बच्चा जो दुर्व्यवहार करते हैं उसको रोकना, और कम से कम कक्षा तितर बितर हो या फिर मैं कहूँ कि बिखर जाए पूरी, उसको बिखरने ना दो, उसको अस्त व्यस्त ना होने दो और बच्चों को दुर्व्यवहार ना करने दो। इसको रोकना भी आपके प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों में शामिल होता है और मुख्य व्यवहार में ये शामिल होता है। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट होगा। लास्ट विकल्प को देखिए, हालांकि उत्तर मिल गया लेकिन मैं सारे ऑप्शन इसलिए समझा रही हूँ कि अब इन ऑप्शन से भी तो क्वेश्चन उठाया जा सकता है। आगामी को संगठित करना और व्यतीत का सार प्रस्तुत करना, तो ये मुख्य व्यवहार में नहीं आता, हालांकि ये सही में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो ए विकल्प हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है? सबसे पहले तो ये देखिए समावेशी क्या होता है। इस समावेशी शब्द के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा, किसी भी उम्र का बच्चा, किसी भी लिंग का बच्चा, चाहे वो काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, छोटा हो, ठीक है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो गरीब परिवार का हो, अमीर परिवार का हो, चाहे वो झुग्गी से आया हो, चाहे वो महल से आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे बच्चों को आपको मिला करके एक क्लास में बिठाना है और उनको शिक्षित करना है, और यही होता है आपका समावेशी शिक्षण। क्या आप जब इस क्लास को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफी अच्छा महसूस होगा। समावेशी शिक्षण का मतलब ये है कि किसी भी पृष्ठभूमि से, चाहे इस क्वार्टर से बच्चा आए, चाहे इस झुग्गी से बच्चा आए, चाहे बड़ी कोठी से बच्चा आ जाए, चाहे बिल्कुल यहाँ से दौड़ता दौड़ता ये बच्चा आ जाए, कि कहीं से भी ये बच्चा आए, बस हमारी क्लास में आकर ये सारे के सारे व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले बच्चे या फिर मैं कहूँ अलग अलग पृष्ठभूमि वाले बच्चे सभी एक हो गए, और इनको जब एक साथ में हम शिक्षा देंगे तो उसी को कहेंगे दोस्तों समावेशी शिक्षा। आप देखिए अपने विकल्प में, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जैसे ही आप देखिए, शिक्षक नैसर्गिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चों को देना है, तो नहीं, यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ आपको होशियार बच्चों को पढ़ाना है, ऐसा मैंने नहीं कहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक कमजोर बच्चों को ही पढ़ाएगा, ऐसा भी मैंने नहीं कहा कि सिर्फ कमजोर को भी पढ़ाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि सिर्फ जो बहुत होशियार है उसको पढ़ाएगा या फिर जो कमजोर है उसको पढ़ाएगा, सभी को एक साथ लेकर पढ़ाएगा। ठीक है, शिक्षण विद्यार्थियों को सिखाने के लिए उनके माता पिता को सहयोग लेता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाने का काम करता है, उसको बोलते हैं समावेशी। और ठीक है, इसके पीछे आप शिक्षा लगा दो, इसके पीछे आप शिक्षण लगा दो, चाहे इसके पीछे अधिगम लगा दो, चाहे इसके पीछे सीखना लगा दो, आप कुछ भी लगा दो, लेकिन इस शब्द का मतलब ये था, और यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है? आपको बताना है कि ये जो विकल्प आपके सामने है, इनमें से अधिगमकर्ता की संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य वो है कि जिसमें हम संवेग की बात करते हैं। संवेग हमारे 14 होते हैं, मैकडूगल महोदय ने बोला है, और 14 संवेग से 14 मूल प्रवृत्तियां जुड़ी हुई है, और जैसे जैसे हमारे अंदर कोई संवेग स्थायी हो जाता है, परमानेंट होता जाता है, तो उसको हम कह देंगे स्थायी भाव। जैसे आपकी बड़े प्यार से, बड़े नम्र तरीके से, बड़े अच्छे से आपकी व्यवहार करने की आदत है, आप बड़े प्यार से बातें किया करते हो, तो आपके अंदर ये प्यार का जो भाव है ये स्थायी हो जाएगा, और इसको स्थायी भाव नाम से हम पुकारेंगे। पढ़िए जरा इसको। दूसरे लोगों को और स्वयं के अपने संवेगों को जानना और समझना, तो बिल्कुल दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने बारे में जानना और दूसरों के बारे में भी समझना, इसका काम करता है संवेगात्मक बुद्धि में। तो ये फर्स्ट विकल्प बिल्कुल सही है, जिसमें भी फर्स्ट नहीं है उनको काट दीजिए। काट दिया। अब देखिए आगे, स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना। यार ये कैसी बात हो रही है, यहाँ पर बलपूर्वक, बल तो लगाना ही नहीं है किसी चीज में, आपको बच्चों को डंडा नहीं मारना है कि आप अभिव्यक्ति दो, बोलो बोलो, डंडा नहीं मारना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत यहाँ पे हो जाएगा, और सेकंड अगर गलत हो गया तो सिर्फ एक ही विकल्प आपके सामने बचा, और ये आपका उत्तर हो गया। बाकी के विकल्प पढ़ लेते हैं। चिंतन में विवेकपूर्ण होना चाहिए,
ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, बहुत अच्छी बुद्धि लुब्धि होगी तभी चिंतन करेंगे। आपकी अगर बुद्धि लुब्धि बिल्कुल मंद है तो भी आप चिंतन कर सकते हो। और ये चिंतन शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगता है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि चिंता ना करें मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या करें, चिंतन करें। ठीक है, आपको विचार करना है, चिंता नहीं करनी। चिंता करके आपको अपने हालातों को और ज्यादा कठिन नहीं बनाना, आपको चिंतन करना है और चिंतन करके अपने हालातों को सुधारना है। आगे देखिए, स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, ये गलत हो गया था हमारा, ये बिल्कुल ही करेक्ट है दोस्तों, फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि संवेगों का समायोजन करना बेहद जरूरी होता है। यहाँ पर ये सही हो गया। रचनात्मक और आलोचनात्मक के प्रति खुला होना, तो ये यहाँ पे गलत है, लास्ट वाला सही है। आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई बच्चा प्लस की क्लासेस से जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हो कि मेरा नाम पूजा कुमारी मीना है और प्यार से आप मुझे पुलकी मैडम कहकर पुकारते हो। अगर आप में से फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर सिर्फ आपके नेट और जेआरएफ में है वो ही नहीं, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी वो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसका कोर्स हम चला चुके हैं। ये मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मेरे कोड को यूज करते हुए पुलकी 10 को आप इन क्लासेस से जुड़ सकते हो। इस कोड को आप लगाएंगे तो 10% की आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 6 महीने का, 12 महीने का या 24 महीने का कोर्स आप ले सकते हो। बिल्कुल मिनिमम फीस आपकी है। जैसे ही आप अनअकैडमी के ऐप पे जाते हो तो आपको ये सारी फीस वहां पर दिखाई दे देंगी। ठीक है, मेरा नाम पूजा कुमारी मीना है। आप अनअकैडमी पर जाकर मुझे पूजा कुमारी मीना के नाम से फॉलो करें, क्योंकि वहां पर मेरी फ्री की क्लासेज है। ये देखिए, फ्री में इतनी सारी क्लासेज है, ये सभी आपको वहां देखने को मिलेंगी। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी को बाय बाय। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहे, मस्त रहे, खुश रहे।